हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपके सामने 40 वीडियो लाने का दावा किया हूँ। आज मेरा जो वीडियो नंबर है वो 29 नंबर है, ठीक है। और मैं आज के वीडियो में बहुत सारी बातों को सिखाऊंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप मेरे साथ 40 के 40 वीडियो तक अगर आप टिक जाएंगे, लगातार कॉपी में नोट्स अच्छा से बना लीजिएगा और दिए गए फॉर्मूला को लगातार अगर आप रिवीजन करते आते हैं तो आपका एकदम 20 में 20 मार्क्स एकदम आज से जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके आप मेरे साथ जुड़ेंगे और लगातार मेहनत करिएगा। तो बिना टाइम पास किए मैं पहला क्वेश्चन पे चलता हूं। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है आपके सामने। क्वेश्चन से पहले मैं बता देना चाहता हूं इसके लिए कि 19 फरवरी 2025 शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसी का पूरा आज का सेट उठा लिया हूं। तो आज का सेट आपके सामने पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होने वाला है। तो चलिए मैं करता हूं स्टार्ट। देखिए बोला है कि एक वस्तु पर 950 अंकित है। ध्यान सुनिएगा क्या बोला है कि एक वस्तु पर 950 अंकित है। यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई इस क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछा है और हमें पता है कि सर जब अंकित मूल्य पे जब हम छूट देते हैं तो हमको विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। सर सीपी पे जब हम कुछ या तो लॉस होता है या जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो भी हमारा एसपी आता है, मतलब कि विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब बात समझिएगा मेरा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 950 का, ध्यान सुनिएगा, 950 का 20% का छूट दे दिया यानी कि 4/5 ये एसपी होगा आपका। बात समझिएगा हमारा। फिर बोला है कि 20% छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है। तो बोला है कि ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का सीपी का 2.5 गुना है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि 5/2 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब बात समझिएगा। तो हमसे पूछा है कि सीपी कितना होगा। तो भाई एक काम करिए, 5 से आप इसको काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो 19 × 5 = 95 190 हो जाएगा। फिर जब इसको 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 38 बार में। कोई दिक्कत है क्या आपको? 38 बार में। बस समझिए हमारा। अब देखिए 4 दूना 8 और 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए। इकाई अंक क्या आएगा जी? 4 आएगा। जैसे ही इकाई अंक 4 आया अर्थात मेरा गुना करने पे आंसर आ जाता 304। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इस क्वेश्चन को समझेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया है। और दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है भाई? बोला है कि एक छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जो 48, 72, 16 और 15 से विभाज्य है। भाई छोटी प्राकृतिक संख्या या छोटी से छोटी संख्या जब भी कहे आपको तो आप निकालते हैं एलसीएम। अब आप बोलिएगा सर इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन क्यों पकड़ के लाया है? भाई मैं ये दिखाने आया हूं कि देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आता है एसएसजीडी में। ऐसा नहीं कि बहुत बवाल सा क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। मैं अगली बार सेट टफ लेकर के आऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोला। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 48, 72, 16 और 15 से विभाज्य है। बात समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप निकालते हैं एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम की बात करेंगे तो सर 48 है तो 48 का, 72 का, 16 का और 15 का आप बेसिक से एलसीएम निकाल लीजिएगा अगर आपको बेसिक आता है। नहीं तो मैं दूसरा तरीका सिखाऊंगा, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इस बात को समझिएगा। देखिए आपको बोला है कि 72 भी है संख्या में, तो कभी भी जो भी एलसीएम आता है वो दिए गए संख्याओं से कट जाता है। तो दिए गए संख्या अर्थात 72 से कटेगा यानी कि 9 से कटेगा। 72 मतलब क्या? 9 से कटेगा। अब ऑप्शन में देखेंगे 9 का मल्टीपल करो कौन सा है। सर 7, 5, 12, 1, 13। सर ये 9 से नहीं कटेगा। सर 7, 1, 8 ये भी 9 से नहीं कटेगा। सर 8, 7, 8, 15, 4, 19। सर ये भी 9 से नहीं कटेगा। सर 7, 2, 9 ये कट जाएगा। अर्थात मेरा जो आंसर आता है वो 720 आता है। देखिए एलसीएम में से का क्वेश्चन जब भी आप बनाने जाइएगा तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना है कि आप पूरा क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, बाय ऑप्शन क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे निकलता है। देखिए जी आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि इसको कह सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, 48 है आप कह सकते हैं कि 8 6 48 है। बात समझिएगा मैंने, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब ये 72 है तो 8 9 72 होता है। तो देखिए 8 का 8 यहाँ छिपा है, 8 9 72। तो 9 किससे आता है? 3 × 3 से, और 3 यहाँ पे पहले से छिपा है अर्थात हम यहाँ पे 3 से मात्र गुना करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आगे चलते हैं।
अब हमें पता है 16 है सर, तो 8 यहाँ पे है सर, और यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, तो 8 10 16 सर पहले से निहित है। जो पहले से निहित होता है उसको हम नहीं लेते हैं। अब आगे बोले 15 है सर, तो सर हमें पता है कि 3 है सर, 5 कहीं लिख रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना करके देखिएगा, तो देखिए 5 से 15, 15 6 90, 9 8 72, अर्थात 720 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका मैं आपको सिखा दिया, दूसरा तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए। 2 क्वेश्चन आपके सीखने के बाद बहुत अच्छा आपको फील हो रहा होगा, और मैं दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक यात्रा का 3/8वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है, और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि टोटल डिस्टेंस क्या मानते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। बोला कि एक यात्रा का 3/8वां भाग, अर्थात क्या है 3/8वां भाग मैं मान लीजिए। अगर टोटल डिस्टेंस मेरा 8 हो जाएगा, मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूँ, तो अगर मैं 3 भाग जाऊंगा तो 60 की स्पीड से जाऊंगा, तो क्या 3/60 भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो वो कैलकुलेटिव बना देगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 60 से यहाँ पे गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देते हैं? अपने मन से हम 60 से गुना कर दे, ठीक है। जब अपने मन से हम 60 से गुना कर दे, क्यों? ताकि 60 से कर जाए। तो 60 से जब हम गुना कर देंगे तो 48 टोटल डिस्टेंस हम 480 मानेंगे। कितना मानेंगे टोटल डिस्टेंस? 480 अपने मन से माने, इस बात को समझिएगा। जब मेरा टोटल डिस्टेंस 480 आ जाएगा, तो बोला 480 का 3/8वां भाग, देखिए 480 का 3/8वां भाग अर्थात 48 यानी कि 60 यहाँ पे 36 18 यानी कि 180 किलोमीटर आएगा पहला, बात समझिएगा 180 किलोमीटर, और जो बच गया वो 300 किलोमीटर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? यहीं से बात समझ जाते हैं आप कि सर 36 18 और 8 में से 3, देखिए 8 यहाँ पे टोटल था और 3 यहाँ पे पहले से था, 3/8वां भाग बोला था, तो 8 में से जब 3 चल गया तो बचता कितना 5, तो 60 से गुना करते थे 36 18 और 6 35। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अब बात समझिएगा। जब हमें पता चला कि सर डिस्टेंस मेरे पास ये है, बोला है कि 3/8वां भाग जो कि 180 किलोमीटर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ये जो जाता है स्पीड जो है यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे बोला है कि और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना है जी? 300 किलोमीटर। बोला है कि शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के डिस्टेंस से तय करता है। सर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की डिस्टेंस से स्पीड से तय करता है। अब हमें पता चला कि सर जो यहाँ पे टाइम लगेगा कि 180 किलोमीटर जाने में 60 की स्पीड से, तो सर यहाँ पे लग जाएगा 3 घंटा। सर यहाँ पे 300 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से, तो हमें सर लगेगा जो टाइम वो लगेगा 7 पॉइंट, बात समझिएगा, हम काट देंगे 0 से 0 और ये 7 28, ठीक है, 7.5 आवर लगेगा। कितना आवर लगेगा? 7.5 आवर लगेगा। अब हमें पता है कि सर एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना जी? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, बात समझिएगा। हमारे पास एवरेज स्पीड, देखिए एक और तरीका था, मैं आपको बताया नहीं, कोई बात नहीं, इसे समझिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है जी? टोटल डिस्टेंस। अब बटा क्या? टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है जी? टोटल डिस्टेंस है 480 और एवरेज टोटल टाइम कितना है जी? तो 7 3 10 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आपका यहाँ तक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आपको? मैं यहाँ तक आपको समझाने में समर्थ हूँ, ठीक है। ये आंसर जो आएगा ये अप्रॉक्स में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स में आएगा इस आंसर, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्स में आएगा, आप देख लीजिएगा 46 के आसपास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आगे बढ़ूँ क्या? तो आगे चलते हैं। आगे चलिएगा तो हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत तगड़ा है। आप चाहे तो क्वेश्चन इसे वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है इसका, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो पॉज करके वापस आएंगे तो मैं आपके सामने मिलूंगा एकदम पढ़ाते हुए, एकदम आ रहा है समझ में ना। चलिए अब जैसे ही आपको बात समझिएगा मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आप सन बटा सन्नाटा हो जाएंगे। भाई सन बटा सन्नाटा क्यों होना है? एकदम हम आपको बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा आपको? बोला है कि PQR एक कार्य को क्रमशः 25 दिन, 30 दिन, 36 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई P है, Q है, R है और S है, लिख दीजिए आराम से। P जो है 25 दिनों में काम करेगा, Q करेगा 30 दिनों में और R जो है R करेगा 36 दिनों में और सर क्या है, और S जो है सर ये करेगा 40 दिनों में। सर हमको पता है कि टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं, ये बात टाइम एंड वर्क को देखते ही हमको पता चल जाता है। फिर आगे बोल रहा है सॉरी, वे बारी बारी से कार्य करते हैं जिसमें Q पहले दिन, S दूसरे दिन और P तीसरे दिन कार्य करता है और R चौथे दिन कार्य करता है। भाई समझिएगा,
बोला है कि पहला दिन जिसमें क्यू पहला दिन काम करता है ना कि पी करता है, इस बात को समझिए। इसी कारण से बहुत बच्चों का गलती हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि जिसमें क्यू पहले दिन काम करता है। फिर बोला है कि एस दूसरे दिन काम किया। फिर बोला है पी तीसरे दिन काम किया। फिर बोला है कि आर चौथे दिन काम किया। ये बात को एकदम से बहुत ध्यान दे करके ये बात सीखने वाली बात है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। जैसे ही आप आगे चलिएगा तो आपको निकालना होगा एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 1800। आप एलसीएम निकाल करके देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही एलसीएम निकाल के देखिएगा तो 1800 आएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा 72, और ये जब काटिएगा तो 36 18 यहाँ पे आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 45। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही आप क्षमता निकाल लेंगे तो आप बन जाएंगे हीरो, एकदम सुपरमैन की तरह। जैसे ही सुपरमैन की तरह हीरो बन जाएंगे तो बात समझिएगा, सबसे पहले ये क्षमता को भरिए। हमें पता है कि सर क्यू का मान 60 है तो 60 भर देंगे, ये नहीं कि 72 60 50 और 45 भर देंगे। इस कारण से बहुत सारे बच्चों का गलती हुआ है, लेकिन आप गलती मत करिएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सर क्यू का मान 60 है, सर क्यू का मान 60 भर देते हैं। फिर क्या करेंगे, सर हमें पता है आर का मान 50 है, तो आर का मान सर 50 यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। आर का मान 50 यहाँ भर देते हैं। फिर हमें पता है सर एस का मान, तो एस का मान सर यहाँ पे है 45 है, तो एस का मान 45 भर देते हैं। सर हमें पता है कि पी का मान 72 है, तो सर 72 यहाँ पे भर देते हैं। अर्थात हमें पता चला कि पहला दिन जो काम होगा वो करेगा क्यू 60 काम, दूसरा दिन जो काम होगा वो करेगा 45 एस काम, फिर पी करेगा 72 काम और आर करेगा 50 काम। इसी तरीके से फिर काम करेगा क्यू, फिर एस, फिर पी, फिर आर। ये काम ऐसे करके काम को कंप्लीट करना है। देखिए क्या बोला है कि क्यू 5वें दिन और इसी तरह से आगे भी कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप रोज एक एक दिन काम करके गिनवाइएगा। अगर आप एक एक दिन काम करके गिनवाइएगा भाई तो क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा और एग्जाम में रिजल्ट आपका आते रह जाएगा। तो एग्जाम में अगर जल्दी रिजल्ट लाना है तो आप क्या करिए, हमारा जो तरीका है उसको फॉलो करिए, ठीक है। एकदम बेस्ट तरीका बता रहा है, इससे बेहतर कोई नहीं बताएगा। जैसे ही आपको पता चला कि सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो सर हमें पता चला कि 4 दिनों में जो हम टोटल वर्क कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं सर 6 4 10 10 7 17 17 5 22, अर्थात 205 और 2 7 227। आप जोड़ लीजिए। देखिए आप जोड़ने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन मुझे जोड़ने बहुत जल्दी आता है, इसका आंसर 227 कर दिए। जैसे ही आपको पता चला कि सर 4 दिनों में काम 227 हो गया, तो तुरंत इधर भी 7 से गुना करिए और इधर भी 7 से गुना करिए, क्योंकि हमें इसके नजदीक पहुंचना है। तो हमें पता चला कि सर 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 22 7 84 22 7 154 54 और 4 158, अर्थात मुझे पता चला कि सर 28 दिनों में जो काम हो गया वो हो गया 1589। ये तरीका है गुना करने का बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। अब हमें पता चला कि 28 दिनों में जब 1589 हो गया, न सुनेगा सर, जब 28 दिनों में काम मेरा 1589 हो गया, बात समझिएगा 1589 हो गया, तो 29वां दिन जो काम करेगा 1 दिन और लगेगा और 60 काम डन हो जाएगा, 60 काम डन हो जाएगा, बात समझिएगा जी। और फिर अगला क्या होगा, इस काम करेगा, अगला दिन एक और काम करेगा और काम डन हो जाएगा 45। कोई दिक्कत है क्या, 45। अब क्या होगा, फिर हमें पता चल रहा है कि सर अभी भी 1800 से कम है, ठीक है। तो सर पी काम करेगा और 1 दिन और लगाएगा और सर काम कर देगा ये 72। कोई दिक्कत है क्या, 72। अब हमें पता चला कि सर 31 दिनों में जो काम कंप्लीट कर दिए हैं वो कितना कर दिए हैं, ये 31 दिनों में जो सर काम कंप्लीट कर दिए हैं वो कर दिए हैं 9, यहाँ पे देखिएगा जुड़िएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 5 14 14 2 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। अब आगे ये लो 7 4 11 11 6 17 17 और 8 25 1 26 के 6 हासिल 2। फिर आप जब जुड़िएगा तो 15 2 17 अर्थात 1766 काम कर दिए। अब काम बचा कितना है, 34 काम बचा है, बस समझिएगा मेरा 34 काम बचा है। अब बात समझिएगा मेरा, और काम करने वाला है 50 वाला, तो ये कितना दिन लगेगा, तो सर 31.34/50 दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि 34 काम करने में 50 के एफिशिएंसी से 34/50 टाइम लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात ये काटेंगे तो 17/25 हो जाएगा। तो देखिए मेरा आंसर हो जाएगा 31.17/25 ये होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि 31.17/25 कहिए या 31 + 17/25 कहिए, बात बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था, और आप इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, समझ लिए होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैं आगे चलता हूँ आगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर आएगा 5। बनाइए तो एक बार इस क्वेश्चन को सब कोई, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि एक मूलधन राशि रुपए में 5% प्रतिवार्षिक की दर से 2 वर्ष में की अवधि के लिए साधारण ब्याज 487 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई
हमें पता है कि सर एसआई बराबर होता है आरटी प्रतिशत। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर सर जो होता है वो होता है आरटी प्रतिशत। सर आर का मान हमको पता है सर कि 5 है और टी का मान सर 2 है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, अर्थात 10% एसआई का जो वैल्यू दे दिया है सर वो दे दिया है 487। और हमें पता है कि प्रिंसिपल जो भी होता है वो 100% होता है। कुछ नहीं सर, एक इधर जीरो लगा दीजिए तो जीरो सर यहाँ हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 4870 अर्थात 4870। ये क्वेश्चन जो था बिना पेन चलाए बनने वाला क्वेश्चन था, इस बात को समझिए। अगर हम इस क्वेश्चन में पेन चला के बता रहे हैं तो ये मजबूरी है मेरी कि मैं आपको समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। हाँ पक्का, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हल करे बोला है कि -9 माइनस ये सब जो भी बातें हैं समझिएगा। यहाँ पे आपको पता है बोर्डवास का नियम पूरा पता है आपको, ठीक है। तो हम करेंगे तो सर 7 दूना 14 हो जाएगा सर, -14 यहाँ पे आगे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे -14 हो गया, ये -15 है, -60 है, तो कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 चौका 60 कट जाएगा, तो ये टोटल सर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखिए और यहाँ पे सर -9 है, ठीक है। -9 -4 -13 अब -14 करिएगा तो -27 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं आगे इस बात को समझ के या समझा करके क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इजाजत है? पक्का इजाजत होगा आपका, आप बहुत समझदार हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में मूल्यांकन करें। अब एक बात बताइए, एग्जामिनर पगला गया क्या जी कि इतना इजी क्वेश्चन देके रखा था? हाँ, इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई? इतना इजी क्वेश्चन मत दीजिए, वरना हमारे जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ना वो एकदम फाड़ के बिक देंगे। इनको भी गुस्सा आता होगा कि सर क्या क्या क्वेश्चन लेकर के आ गए हमारे सामने। भाई मैं आपके सामने ना क्वेश्चन सिर्फ शिफ्ट का उठा के लाया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि देखिए बउआ इतना इजी से क्वेश्चन होता है। और आपको लोग, आपके भैया दीदी एकदम बाउंडर बांध के रखे हैं ना, एसएससीजीडी बहुत टफ है वो, नहीं निकलेगा तुमसे, अरे पीट के रख देंगे हम, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। अगर आप पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं, एकदम से निकलेगा। नहीं निकलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिएगा बात, बोला है मूल्यांकन करिए। बोला है कि 16 + 9 डिवाइड बाई 3 -3 गुने 3। इसका मतलब क्या है? ये करिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 है तो ये 3 प्लस है, ये माइनस है, 1 मिनट, 3 3 9 है सर, -9 यहाँ पे सर हो गया, और ये 16 है सर, तो 16 3 19 में से 9 घटाएंगे सर, आंसर आ जाएगा 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक बातें समझने के बाद मैं अगली क्वेश्चन पे चलता हूँ। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए था, वरना हमारी बेइज्जती हो जाती। मारेंगे बेइज्जती कहाँ से होगा जी? बेइज्जती होगा। हाँ चलिए बात समझिएगा मेरा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है कि 100 अमरूद 1210 प्रति 100 की दर से खरीदे जाते हैं और 965 रुपए का लाभ पर बेचे जाते हैं। अमरूद का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए आपको बनाना है तो कैसे बना दीजिएगा? तो बात समझिएगा। बोला है कि अमरूद का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अमरूद का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, अर्थात आंसर होगा सर 12 का मल्टीपल, अर्थात सर 3 का मल्टीपल आंसर होगा। 3 का मल्टीपल ढूंढने चलते हैं। 7 दूना 1 10, ये नहीं होगा सर। 6 5 11 11 2 13 सर, ये भी नहीं होगा सर। 6 6 12 2 14 सर, ये भी नहीं होगा सर। 6 2 8 1 9, ये तो हो गया सर, यही आंसर होगा, पक्का यही आंसर होगा। चलिए मैं इसको बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला है कि 100 अमरूद 1210 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदा। कोई बात नहीं, बोला है कि 1210 रुपए में आप 100 अमरूद खरीद लिए, ठीक है। 100 अमरूद खरीदे, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं। अब आगे बोला है कि 965 का लाभ पर बेचे जाते हैं, मतलब ये 965 का लाभ कमा लिए, कोई बात नहीं, हम 965 पे जोड़ देते हैं। तो 12 9 होता है 21 और 65 10 होता है 75, यानी कि 2175 में ये चाहता है कि 100 अमरूद बेच दे। ये क्या चाहता है? कि बेचना चाहता है। ये एसपी है, ठीक है, बेच रहा है। जैसे ही बेचेगा तो हमें पता चलेगा कि सर एक अमरूद का जो दाम हुआ, सर एक अमरूद का जो दाम हुआ वो आ गया 21.75 रुपए, क्या बेचने पर। कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। अब क्या बोल रहा है? बोला है कि अमरूद की प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 से गुना। सर हम यहाँ पे 12 से गुना कर देंगे, तो 12 से जब गुना करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 261 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दुख दर्द परेशानी? हाँ मैं आगे बढ़ूँ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और भाई इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बस में ना लगातार आप वीडियो को अगर शेयर कर रहे हैं तो मेरा भी मोटिवेशन हाई होता है और मैं आपके लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कुछ दिनों के बाद। अभी तो एकदम शिफ्ट है, शिफ्ट चल रहा है और लगातार मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, इस बात को मैं संभावना दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। बोला है कि वीर के पास 1224 रुपए है, उसने इसे अपने बेटों नितिन और प्रवीण के बीच विभाजित किया। देखिए जी, वीर नाम का कोई व्यक्ति है, ये क्या किया, अपना 2 बेटा, ठीक है, नितिन है और प्रवीण है, इन दोनों को पैसा बांट दिया। बोला है कि और उन्हें 4%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहा गया। हम बताए थे कि 4% प्रतिवार्षिक दर के ब्याज से अगर पैसा दिया जाएगा, तो मैं बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में बस आप रेट पे फोकस करिए। जैसे ही आप रेट पे फोकस करिएगा तो रेट है 4%, यानी कि 1/25 कितना हो जाएगा 1/25, यानी कि एक को मिलेगा 25 तो दूसरे को मिलेगा 26। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, एक को मिलेगा 25 तो दूसरे को मिलेगा 26। ये सब 25 किसको मिलेगा और सर 26 किसको मिलेगा, ये डिपेंड करता है टाइम पे। तो देखते हैं कि जिसको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उसको पैसा मिलेगा कम, और जिसको कम टाइम मिलेगा उसको पैसा मिलेगा ज्यादा। तो बोला है आगे देखिएगा, निवेश करने के लिए कहा, यह देखा गया कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः, नितिन को मिल रहा है 19 साल और प्रवीण को मिल रहा है 20 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है। भाई प्रवीण को मिल गया 20 साल, अर्थात प्रवीण को मिलेगा कम पैसा। जब प्रवीण को मिलेगा कम पैसा तो प्रवीण को दे दीजिए 25 रुपया और नितिन को दे दीजिए 26 रुपया। कोई दिक्कत है क्या भाई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना अच्छा से इस क्वेश्चन को बता दूंगा कि आप एकदम शॉक्ड रह जाएंगे। बात समझिएगा भाई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि वीर ने प्रवीण को कितनी राशि रुपए में दी। वीर ने प्रवीण को कितनी राशि दिया था? तो भाई प्रवीण साहब यहाँ पे है तो 25 राशि दिया था, तो कोई बात नहीं, हमें पता है 26 25 जोड़ेंगे तो 51, और 51 का वैल्यू दे दिया है 1224। सर जब 51 का वैल्यू 1224 दे दिया है तो सर कहीं ना कहीं इस बात को समझ लीजिए कि एक का वैल्यू जो आ जाएगा कितना हो जाएगा जी, एक का वैल्यू देखिए 51 तिया नहीं करेंगे तो 51 दूना करेंगे, यहाँ पे 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर 24 बचे होता है 120, हाथ से लग गया 12, और सर 24 गुना 48, 48 12 हो जाता है सर 60, यानी कि सर आंसर हो जाएगा 600। कोई दिक्कत है आपको? कोई दुख दर्द परेशानी? एकदम दुख दर्द परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आपको दुख दर्द परेशानी हमारे पढ़ाने के दौरान आ गया तो समझिए कि एकदम पढ़ने में मन आपका कभी नहीं लगेगा। हाँ, ये बात एकदम फिक्स है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? पूरी बातें समझ में आ गई? मैं आगे बढ़ूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है भाई? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कहना चाहता है, देखिएगा, कि एक भिन्न में अंश को 40% बढ़ाया जाता है और हर को 20% कम किया जाता है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना प्रतिशत होता है? इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी अंश और हर वाला क्वेश्चन है और बोलेगा कि भिन्न के अंश में इतना बढ़ाया जाता है और हर में इतना बढ़ाया जाता है, तो बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए इधर a/b लिख देते हैं, ये होता है भिन्न, ठीक है, ये होता है भिन्न। जब ये भिन्न होता है और इसमें बोलता है कि अंश में वृद्धि किया जाए, तो आप 100 में से जितना का वृद्धि बोले उतना बढ़ा करके लिख दीजिए। अगर घटाने के लिए बोले तो 100 में से उतना घटा कर लिख दीजिए। फिर जब हर में बोले कि वृद्धि कर दीजिए कितना परसेंट का, 100% का, मान लीजिए सॉरी, और हर में वृद्धि कर दीजिए तो हर में भी बढ़ा देंगे, और हर में घटाने के लिए बोले तो हर को भी घटा देंगे। एक और बात, कोई भी चीज चाहे वो अंश हो, चाहे वो हर हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो भिन्न हो, वो सभी चीजें अपने आप में 100% होती है। चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो कोई हो, वो 100% होगा अपने आप में। कि मैं आपको 30% दिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे 50% दिख रहा हूँ, नहीं भाई, हम अपने आप में 100% है। ये मेरा ये जो पेन है ये भी अपने आप में 100% है। ओह, चोट लग गया कस के, इसको 3 मार दी। चलिए कोई बात समझेगा। ये बोला है कि एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाता है। तो भाई अंश ऊपर होता है तो कोई बात नहीं, 40% बढ़ाएगा तो सर 100 से 140 हो जाएगा। और बोला है कि हर को सर 20% बढ़ा दिया गया, तो सर हर 20% कम कर दिया गया। तो कम कर दिया गया तो सर 100 से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा सर। बस आंसर कर दीजिए, ये कटेगा 20 से, तो 20 सत्ते और 20 चौका, सर आंसर आएगा 7/4। ये क्वेश्चन तो मैं बिना पेन चलाए बनाता हूँ, आपको भी बिना पेन चलाए बनाना होगा। अगर मैं देख लिया आपको कभी पेन चला के बनाते हुए तो उसी पेन को घोप के मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है कि जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 प्रति वर्ष की दर से 217 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हमें पता है कि सब 3 साल का CI और SI का जो डिफरेंस आप बताए हुए वो होता है P × R² / 100 × 300 + R/100। ये फॉर्मूला होता है सर हमें पता है कि सर ये दे दिया है 217, तो 217 बराबर हम कह सकते हैं कि सर P × और R का मान सर हमें पता है कि R का मान 10% है, तो सर 10 का स्क्वायर करेंगे तो सर 100 हो जाएगा ऊपर, और सर यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे हो जाएगा सर 4 गो 0, ठीक है। और फिर गुना करेंगे 300 + R यानी कि 300 + 10 यानी कि 310 हो जाएगा, और फिर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 100। सर ऊपर 3 0 है तो 2 0 और एक 3 0, तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट गया। अब हमें पता चला सर 31 नवा सर करेंगे जो 9 9 3 27, क्या कितना में कटेगा ये भाई? 31 7
सत्ते सत्ते सत्ते, हाँ ठीक है सर, 21 सत्ते करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा सर 7000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझिए, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी का मान आ जाएगा 7000। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दुख दर्द परेशानी? ये क्वेश्चन तभी बनेगा आपसे जब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, या फिर ब्रांचिंग मेथड या ट्री मेथड जैसे मैं से पढ़ाया हूँ आपको उस तरीके से बन सकता है। क्या मैं आगे बढ़ूँ? इजाजत है? इजाजत है जजमा? ये देखिएगा आपका, हाँ मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गया। मोहन और मोहम्मद दोनों आ गए मिलने हमसे। बोले हैं कि मोहन, मोहम्मद और आशीष का औसत वजन 46 किलोग्राम। बात समझिएगा, मोहन है, ठीक है, मोहम्मद है, मोहन है, मोहम्मद है और आशीष है। ये तीनों मिलकर के काम को सॉरी, इनका औसत वजन जो है 46 किलोग्राम है। तो तीनों का वजन क्या हो जाएगा? 46 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है, 46 गुने 3 हो जाएगा। सॉरी, 46 किलोग्राम है, अर्थात 46 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 45 से 135 अर्थात 138 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें पता है यदि मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 39 किलोग्राम है। बात समझिए हमारा, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 39 किलोग्राम है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा सर? 78 किलोग्राम। फिर आगे बोला है तथा मोहन और आशीष का जो औसत वजन है वो है 47 किलोग्राम, अर्थात इसका दुगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 94 किलोग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि इनका योग होगा, जब औसत 47 है तो योग दोनों का 2 से गुना कर देंगे। अब आगे बोला तो मोहन का औसत किलोग्राम कितना है? मोहन का जो वजन है वो एवरेज सॉरी कितना है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? बस नहीं माना। देखिए मोहन का क्यों पूछा है? क्योंकि मोहन यहाँ पे 2 बार आया। मैं बार बार बताता हूँ कि जो 2 बार आएगा वही पूछेगा आपसे। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, बात समझिएगा हमारा, कि इन दोनों को जोड़ करके और इसमें से घटा देते हैं। तो जब इनको घटाएंगे और सॉरी इनका अंतर कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा सर 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 और 9 7 16 1 17 172 हो जाएगा। सर जो भी अंतर होगा लास्ट में 4 आएगा। देखिए यहाँ पे 12 में से 8 घटेगा तो सर 4 आ गया, और 16 में से 13 घटेगा तो 3 आ गया, अर्थात 34 सर आंसर आ जाएगा। 34 ऑप्शन नंबर ए है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, लड़ाई अब स्टार्ट होता है कि ये जो मोहन है सॉरी मोहम्मद है, मोहम्मद बोला कि एग्जामिनर साहब आप मोहन का काहे पूछे हैं, हमारा काहे नहीं पूछे, मतलब मोहम्मद का वजन कितना है ये बताइए जबरदस्ती। बात समझिएगा, तो मोहम्मद का जो वजन होगा ये जबरदस्ती पूछने लगा। तो हमको पता है कि सर मोहन का ये यहाँ पे 34 है, तो सर मोहन का यहाँ पे भी 34 होगा। तो मोहम्मद का सर ये 78 में से जब आप 34 घटाइएगा तो आ जाएगा मेरा आंसर 44। तो हम मोहम्मद साहब का बता देंगे 44 साल हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होता है, एग्जामिनर से फिर बोला, कौन बोलेगा? ये बोलेगा आशीष कि वाह अब 3 बंदे चले गए हैं, मोहम्मद को आप पूछ दिए, मोहन का आप पूछ दिए, तो आशीष का क्या नहीं पूछेगा? लड़ाई हो जाएगा इस पे बात पे। तो आशीष का बताइए आप कि आशीष का कितना औसत वजन होगा? भाई कोई बात नहीं, आशीष का जो वजन होगा हमें पता है कि 34 है, अर्थात 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 60 हो गया तो अब क्वेश्चन और हुआ, तीनों के बीच लड़ाई हुआ कि सबसे ज्यादा वजन किसके पास। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सबसे ज्यादा वजन इन तीनों में से किसके पास था। तो आप तुरंत बता दीजिएगा आशीष के पास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम वजन किसके पास था तो आप बता दीजिएगा मोहन साहब के पास। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसका वजन किससे कम है, किसका वजन किससे ज्यादा है, या फिर किसका इन दोनों का अंतर, किसी दो को पकड़ के अंतर या योग से क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ये बातें पूरा मैं समझा दिया अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 का। ये छोटा छोटा बात, बहुत छोटा छोटा बात जुड़ करके बड़ा बात बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या इतना है जिसमें से 2,14,000 ठीक है पुरुष है। जनसंख्या का 31% साक्षर है। यदि 31% पुरुष है तो कितना प्रतिशत महिला है? भाई हम बताए थे, कल ही इस क्वेश्चन को करवाए हैं, आज भी इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ कुछ जनसंख्या दिया रहता है और यहाँ पे कुछ और पुरुष की जनसंख्या दिया रहता है, अगर यहाँ पे 31 दे दिया और यहाँ पे भी 31 दे दिया, बोलते कि पुरुष 31 है, ठीक है, टोटल 31 है और पुरुष में भी 31 है, तो हम महिला को भी 31 मार के निकल जाएंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कभी भी। जब डेटा चेंज करके आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि बेसिक से क्वेश्चन कब आता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के। जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो ये बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमल शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। बात समझिएगा, कमल जो है शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। बात समझिएगा, ए से गया बी तक ये पहुंच गया।
अब आगे बोल रहा है यदि कमल अपनी सामान्य गति के 1/4 पर अपनी कार चलाता है। इस लाइन का मतलब समझिए कि यदि कमल अपनी सामान्य गति के 1/4 पर अपनी कार चलाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कमल जो है, बात समझिएगा, कमल जो है उसका स्पीड पहले जो था उसका स्पीड पहले और अब लिख देते हैं, ये पहले हो गया और ये अब हो गया। इसका स्पीड जो पहले था वो 4 था और अब जो हो गया वो 1 हो गया। ये स्पीड था भाई कमल का। तो वही टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पहले 1 लेता होगा तो अब हो जाएगा 4। ये बात काहे लिख दिए सर, हम किससे आ जाएंगे, हिसाब लिख लीजिएगा। तो बात हम इसलिए लिखी है क्योंकि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो मैं बताया हूं आपको कि स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये यहाँ वहां से बात आया था, लेकिन आप तो याद करेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे। तो चलिए बात समझिए मेरा। तो हमें पता है कि आगे क्वेश्चन बोला है तो वह शहर बी तक 54 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमें पता है कि सर पहले 1 मिनट समय लेता था, अब 4 मिनट समय लेता है। तो देरी से कितना पहुंचा, 3, और यही 3 का वैल्यू दे दिया था 54। अब बात सुनिएगा आगे क्या बोला है। यदि कमल अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है, कमल अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य गति से गाड़ी चलाने का मतलब होता है कि पहले वाला स्पीड से अगर गाड़ी चलाए तो पहले वाला स्पीड यहाँ पे है, पहले वाला स्पीड के जस्ट सामने टाइम यहाँ दिख रहा है, अर्थात 3 का वैल्यू जब 54 है तो 1 का वैल्यू 18 हो जाएगा, यानी कि लगेगा टाइम 18 मिनट। 18 मिनट टाइम लगेगा, 18 मिनट यहाँ पे आंसर है, हो गया। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ सकता है कि स्पीड बदलाव के बाद कमल का कितना समय लगा पहुंचने में ए से बी तक, तो कमल को जो समय लगा वो कितना हो जाएगा, 1872 होगा। 72 मिनट लगा था। क्या कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, मैं आगे चलूं? चलिए अब आगे चलता हूँ। क्वेश्चन चलिएगा तो बोला है कि 2.5, 9.6 और 75 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। देखिए चतुर्थ अनुपात जब ज्ञात करने के लिए बोला जाता है आपको, तो क्या करते हैं, BC/E कर देते हैं। BC/E करते हैं क्या, चतुर्थ अनुपात के लिए। अब B क्या है, C क्या है, ये पहला वाला A होता है, ये B होता है, ये C होता है। तो सर BC जो है ये 9.6 है, ठीक है, इंटू 75 और बटा A जो है सर ये 2.5 है, 2.5 है। सर ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा सर, 25 से 75 कट जाएगा सर, 36 18 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, दो जगह है सर, कोई बात नहीं सर। 3 छक 18 के 88 1 और 9 27 1 28, यानी कि सर 288 आ जाएगा। 288 मेरा ऑप्शन नंबर डॉग है। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दुख दर्द परेशानी, ये बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सर कुछ आप बताएंगे क्या प्रोपोर्शन के बारे में, समानुपात के बारे में। देखिए अनुपात और समानुपात का छोटा सा बात बता देते हैं हम यहाँ पे। देखिए अनुपात जो होता है जब ऐसे साइन मार दिया जाता है ये कहलाता है अनुपात, और ये जो होता है ये होता है समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है समानुपात। ये अनुपात का मतलब जो होता है ये भाग की तरह काम करता है, और ये जो होता है ये बराबर की तरह काम करता है। ये छोटा छोटा बात आपको मैं बताते चलूंगा जब आप हमसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िएगा। ये बहुत छोटा छोटा बात मैं बताता हूँ आपको, ताकि आप का स्थिति ठीक हो जाए, आप पढ़ने में बेहतर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जब आपको फाउंडेशन बैच लेना है, फाउंडेशन बैच के लिए आप चुपचाप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए अगर हमारे आसपास से हैं तो, ठीक है। मेरा जो ऑफलाइन बैच आने वाला है वो कब आएगा जी, 17 फरवरी 2026, ठीक है। इतनी तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख करके आप कर सकते हैं। एक और चीज, अभी जो ऑफर चल रहा है इस बैच में ऑफर जो चल रहा है ये चल रहा है कि अगर आप 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको मात्र 6000 में ये मैं पूरा कर दूंगा। इसमें नोट्स और प्लस पेमेंट दोनों है। 10 महीने का कोर्स होगा, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूं आपको कि 10 महीने का कोर्स होगा, और 10 महीने के कोर्स में मैं 6000 रुपये ही मात्र ले रहा हूं, लेकिन ये वन टाइम में लूंगा मैं आपसे, ठीक है। ये 6000 रुपये लूंगा, बात समझिएगा मेरा। और इसमें क्या दूंगा, इसमें नोट्स भी दूंगा साथ में। पूरा कोर्स है भाई, नोट्स के साथ ये कोर्स है, समझ में आ रहा है। नोट्स का ही 1500 रुपये पड़ जाता है, अर्थात आपका मात्र 4500 रुपये में मैं दे देता हूँ। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सीट्स है मेरे पास, तो आप अपने दोस्तों को एकदम अवेयर कर देंगे कि 1 से 10 के बीच में आप तुरंत एडमिशन ले लें, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। वन टाइम बाद में जो ये पेमेंट जाने वाला है, ये पेमेंट चला जाएगा आपको 7500 के आसपास, ठीक है, 7500 के आसपास, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समझिएगा बात को। बोला है कि 12 कलमों का क्रय मूल्य 9 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा जी। बोला है कि 12 कलमों का क्रय मूल्य, बात समझिएगा मेरा, 12 कलमों का क्रय मूल्य, सर 12 कलमों का क्रय मूल्य सर 9 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई बात नहीं।
सर ये ऐसे लिख दिए, एकदम इजी बात है। सर ये काटेंगे तो नहीं कर सकता है क्या, 3 चौका 12 3 3 9, बिल्कुल कट जाएगा। तो सीपी सर 3 हो गया, तो एसपी हो गया सर 4। जब 3 रुपए का सामान हम 4 रुपए में बेच दिए तो फायदा कितना क्या हुआ, 1 का और कितना पे 3 पे, और 1/3 का मतलब होता है 33/1/3 या 33 + 1/3। ठीक है, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? ये बातें मैं बता दिया था आपको, मैं यहाँ तक ये बात बता दिया हूँ। मैं चलता हूँ आगे। जैसे ही आगे चलूंगा तो इस बात को समझिएगा कि 16A और 9A का चतुर्थानुपाती 324 है, तो A का मान गया। अभी पता है कि सर, अभी जस्ट बताया कि सर BC/A बराबर चतुर्थानुपाती होता है, और चतुर्थानुपाती सर 324 दे दिया है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। सर B का मान आप दे दिए हैं 9A, ठीक है, और सर और C, ये B, सर B है, ये C है, ये A है। सर B का मान दे दिए थे A और C का मान दे दिए थे 9A, और बट्टा में हो जाएगा सर 16 बराबर हो जाएगा सर 324। कोई बात नहीं, हम 9 से काट लेते हैं। 9 से काटेंगे तो सर 9 × 27 और 9 × 6 = 36। 36 × 16 करिएगा तो हमें पता चला कि सर A² का मान जो हो जाएगा, ये 36 × 16 है, तो सर A का मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा √36 × 16, अर्थात ये 36 का निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, और 16 का निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, अर्थात मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 अर्थात 24 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। ए का मान कितना आ जाएगा, 24। तो हमसे क्या पूछा है कि ए का मान बताइए, तो ए का मान जस्ट बता देंगे कि सर 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं पे मैं दिक्कत तो नहीं किया हूँ, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ काटने वाटने में? मैं देख लेता हूँ एक बार, ताकि ये 9 से काटेंगे तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 27, 27 5 4, तो 9 × 6 = 54 होता है। ठीक है, 5 4 9 × 6 = 54। ठीक है, अच्छा चीज़ है। तो यहाँ से ये 36 × 16 हुआ था, 16 ही था ना, कोई बात नहीं, 16 था, तो यहाँ पे 36 का 6 निकल जाएगा, 16 का 4 निकल जाएगा, यानी 6 × 4 = 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान हमने बता दिया था कि 24 आ गया। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बोला है कि एक मोटर कार 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान पर जाती है और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के मोटर कार का औसत गति ज्ञात करिए। याद करिए कि मैं बताया था कि जब दो चीजें फिक्स होती है और यहाँ से आप, यहाँ बात सुनिए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर नाव से अगर इस किनारे से इस किनारे पे जाते हैं, इस किनारे से इस किनारे पे जाते हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है। तो जब भी डिस्टेंस फिक्स होती है, और आप यहाँ पे बात सुनिए, जब भी डिस्टेंस फिक्स होती है, अगर ये x के स्पीड से गया है और इधर से y के स्पीड से आया है, तो एवरेज स्पीड जो होती है 2xy / x + y होती है। क्या होता है, 2xy / x + y होता है। सर x का मान ये दे दिया आपका 23, ठीक है, और y का मान जो दे दिया, ये दे दिया है 33, y का मान दे दिया है 33। तो क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नाव का एवरेज स्पीड बता सकते हैं? इसमें पुट करके आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्या आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। जैसे आएगा तो बात आएगा गोला का। क्या बोला है भाई? बोला है कि एक गोला बोला, ये मैं पकड़ लिया। देखिए कितना चालाक है हमारा दिमाग। और एक आप देखिए, कुछ नहीं पकड़ पाते हैं, बच्चा की तरह। बात सुनिए मेरा। बोला है कि एक गोला का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास मीटर में ज्ञात करिए। बात सुनिए मेरा भाई, हमें पता है सर गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है, लेकिन वही सर गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चाहे वो कोई भी हो, 4πr² होता है। तो 4πr² का मान दे दिया भाई, 4πr² का मान दे दिया। मैं कल ही 2D और 3D की टोटल का फॉर्मूला आपको रिवीजन करने के लिए दिया था कि आप याद करके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, सच में आप अगर हमें टीचर मानते हैं, तो वो काम जरूर आप किए होंगे। ठीक है ना? मैं आगे चलता हूँ। जब हमें पता है कि सर 4πr² का वैल्यू जो है ये 9856 है, तो सर यहाँ से अगर हम 4 से काटेंगे, एक काम करते हैं सर, 4 से काट लेते हैं पहले, छोड़िए 4 × 22/7 कर लेते हैं, 4 से काटेंगे बाद में, ठीक है? नहीं अभी काटें, 9856 है, मैं फिर से लिख दिया। अगर हम सर 4 से यहाँ से काटेंगे, तो 4 से काटने में सर हमें पता है 4 × 2 = 8, ठीक है, 1 8 4 × 4 = 16, 2 5 4 6 = 24, 1 6 4 × 4 = 16, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब हमें पता चला कि सर 22 से अगर काटेंगे, हम यहाँ पे 22 से काटेंगे, तो सर 22 एकम 22, ठीक है, 22 एकम 22, ठीक। अब आगे चलेगा सर, तो 2 6 है सर, 22 एकम 22, अब 22 9 44, 112 हो गया सर। सर r² का जो वैल्यू आया सर, वो 112 और गुना 7 आया, अर्थात 7, ये 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, ठीक है, और 11 77 77 1 78 784 आ जाएगा। 784 कहने का मतलब क्या होता है? 784 कहने का मतलब क्या होता है कि ये 28 का स्क्वायर है। r² बराबर जब 784 हो गया, तो r का मान 28 हो जाएगा।
देखिए भाई, इसी दिन के लिए मैं आपको बताया था कि आप स्क्वायर करके याद रखिए। देखिए, अगर आप स्क्वायर करके याद नहीं रख रहे हैं तो आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हैं, इतने बेवकूफ़ कि आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत जरूरी होता है स्क्वायर क्यूब याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आर का मान जब 28 आ गया तो आपसे पूछा है कि ज्ञात करिए क्या 28 क्या है, सेंटीमीटर में आया क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, हमसे पूछा डायमीटर बताइए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा जी सर, डी बराबर होता है 2r, अर्थात सर 28 गुना 56 हो जाएगा। डायमीटर 56 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा है देखिए क्वेश्चन में कि तो उसका व्यास मीटर में, यहाँ पे पूछा मीटर में कितना होगा, तो हमें पता है सर कि 56 सेंटीमीटर को कितना मीटर कहते हैं सर, मीटर से ध्यान सुनिएगा सर जब सेंटीमीटर में कोई चीज दिया जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया रहता है और जब हम मीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 56 में जब 100 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.56। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और बात, मैं अभी जो होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, बहुत ईजी है, या फिर आप भी बना सकते हैं। सबसे ईजी जो बात है सॉरी, आपको जो याद करने वाली आज बात है वो आप याद करिएगा 1 से लेकर के 30 तक टेबल, ठीक है। दूसरा काम करिएगा 1 से लेकर के 30 तक क्यूब। तीसरा काम करिएगा 1 से लेकर के 60 तक स्क्वायर। देखिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो पक्का आप ये काम करिएगा। आप ये काम करके आइए, मैं एकदम ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा और आप बहुत आगे चले जाएंगे। इतना स्पीड आप पकड़ लेंगे पढ़ने में और आपका कैलकुलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बस आप मेरा बात मानते जाइए, लगातार करते जाइए मेहनत, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि 21, 24, 104 और 312 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हम बताएं कि लघुत्तम समापवर्तक जब भी निकालते हैं तो दिए गए संख्या लघुत्तम समापवर्तक में छिपा होता है। सर हमें पता चला कि सर ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। सम संख्या अगर कोई भी चीजों में आ जाए, ठीक है, कोई अगर 3-4 संख्या दी गई हैं और उसमें सम संख्या आ जाएगा, अर्थात मेरा आंसर जो होगा, एलसीएम जो होगा वो सम संख्या होगा। या यूं कहें कि सर ये देखिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटने वाला ऑप्शन चाहिए, तो 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, हो गया आंसर बन गया। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे चलेंगे तो पक्का ये थैंक यू वाला बात आएगा कि थैंक यू मेरे भाई कि आप यहाँ तक मेरा साथ दे रहे हैं, लगातार मेरा साथ दे रहे हैं और लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और आपके साथ मैं बना हूँ, बात समझिएगा। और यहाँ तक अभी तक आपका जो वीडियो हुआ रह रहा है अब की मेरे साथ सर 29 नंबर वीडियो बनाया था ना, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ प्लीज, बात समझिएगा प्लीज। हाँ चलिए, 29 नंबर वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ, ठीक है। तो आज के टाइम थैंक यू।